Hello friends, welcome to my channel Beats Aboard. This is the second part of chapter 3rd of physics of class 10th, which is magnetic field of electric current. In this video we will start this chapter from the next topic which we had remained in our previous video. In the previous video we had covered this chapter, still the topic the right hand thumb rule. Okay, and from this video we will start this chapter from the topic मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू सर्कुलर लूप. ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू सर्कुलर लूप, यानी एक सर्कुलर लूप से जो है एक सर्कुलर लूप से करंट किस डायरेक्शन, करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है वो जो है इस टॉपिक से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये देखिए ये एक सर्कुलर लूप है हमारा, ये एक सर्कुलर लूप है हमारा. तो इससे जो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में जो है यहाँ पर इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है इन दोनों तरफ जो है प्रेजेंट है. ठीक है, और ये बीच में जो है एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट है हमारा. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको जो है जब हम उस वायर को जो है उस करंट कैरिंग कंडक्टर को या उस वायर को अगर जब हम बेंड करते हैं उसको हम मोड़ देते हैं तो जब वो एक सर्कुलर रूप का रूप ले लेता है और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, एक जो सर्कुलर रूप होता है वो लार्ज नंबर में स्ट्रेट वायर्स को मिलाकर जो है बनता है. ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है एक सर्कुलर कॉइल में, उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और उस करंट कैरिंग एक सर्कुलर लूप में जो होता है जो करंट कैरिंग वायर होता है या कंडक्टर होता है उसका एक स्मॉल से स्मॉल जो उसका सेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो है वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और उस सर्कुलर वायर के सेंटर में जो फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है. ठीक है, और वो परपेंडिकुलर होता है उस कॉइल पर. और हम जो है राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करके जो है उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस हो रही हैं उसको जो है उसके डायरेक्शन को हम उसको हम पता कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि प्रोड्यूस होती हैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा उसको प्रभावित करते हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो कि कितने अमाउंट में करंट जो है वो उस वायर से फ्लो हो रहा है, इस आधार पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो है डिटर्मिनेशन होता है. ठीक है, अगर करंट इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक कंपास के नीडल के डिफ्लेक्शन में भी इंक्रीज होता है, यानी करंट को इंक्रीज करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारा वो भी इंक्रीज होता है. जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है हमारा वो है रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर, यानी उस सर्कुलर वायर के रेडियस से जो है किस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड जो है अफेक्ट होता है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सर्कुलर वायर के रेडियस के. ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल होता है उसमें जो डिफ्लेक्शन होती है द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर ऑफ स्मॉल रेडियस इज मोर देन द प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर ऑफ लार्जर रेडियस. यानी अगर हम स्मॉल रेडियस वाले सर्कुलर लूप में अगर एक कंपास रखें तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें डिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा, जबकि अगर एक हम लार्जर रेडियस वाले सर्कुलर लूप में अगर हम कंपास रखें तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन जो होगा वो कम होगा. यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं हमारी वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं. रेडियस जितना कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ज़्यादा जो है स्ट्रांग होंगी. और अगर उसका सर्कुलर लूप का अगर रेडियस जो है अगर वो ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वहाँ पे कम होंगी. ठीक, जो थर्ड फैक्टर है हमारा वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर वायर, यानी सर्कुलर वायर में जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है वायर्स की उस पर भी जो है डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ठीक है, तो अगर जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं अगर वो सर्कुलर वायर में इंक्रीज होती हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो भी जो है उस लूप के सेंटर में जो है इंक्रीज होती है, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वायर का वो भी मैग्नेटिक फील्ड के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, अब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि एक सोलेनाइड द्वारा जो प्रोड्यूस होती हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए सोलेनाइड क्या है, तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो है अगर वायर को ऐसे कंसेक्यूटिवली उस पर घुमा दिया जाता है, उस पर लपेट दिया जाता है तो जो है वो उसे हम सोलेनाइड बोलते हैं. ठीक है, तो ये सोलेनाइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हुई हैं. ये हमारा सोलेनाइड है यहाँ पर, और यहाँ पे ये देखिए ये बैटरी है यहाँ पे और ये स्विच है हमारा. ठीक है, तो पूरा ये एक पाथ बनाया गया इलेक्ट्रिक करंट का जिसमें से कि सोलेनाइड है एक, तो इससे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है प्रोड्यूस होती हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है. ठीक है, तो एक सोलेनाइड क्या होता है, तो एक सोलेनाइड इज ए कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली बाउंड इन द शेप ऑफ ए टाइट स्प्रिंग. ठीक है, तो स्प्रिंग के रूप में एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की जो
जो उसका टर्न करके जो है ये सब्सटेंस बनाया गया है, जिसे हम सोलेनाइड बोलते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट को इस सोलेनाइड से पास किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सोलेनाइड के चारों तरफ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके चारों तरफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और एक सोलेनाइड के चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिमिलर होता है उस मैग्नेटिक फील्ड के जो कि एक बार मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस सोलेनाइड का एक एंड जो होता है वो एक नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, दूसरा जो है वो साउथ पोल की तरह, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ पर स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में और एक दूसरे के पैरेलल जो है यहाँ पे शो की गई हैं यहाँ सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस हैं जो कि बहुत पास पास जो है सोलेनाइड में जो है प्रेजेंट है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनाइड डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स एंड्स ऑफ सोलेनाइड। और जैसे जैसे हम उस सोलेनाइड के अंदर की तरफ देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डिक्रीज होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, ठीक है। बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ सोलेनाइड स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट, क्योंकि उसके दोनों सिरों की तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्प्रेड हो रही हैं चारों तरफ, यानी चारों तरफ जो उसके एंडिंग पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा मात्रा में होंगी उसके सेंटर की तुलना में, ठीक है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उस पर फोर्स भी एक अप्लाई होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो जो कंडक्टर होता है उस पर वो जो है उसको एक फोर्स की अनुभूति होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ये कंडक्टर ए बी को प्लेस किया गया है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ हमारा कि हमें एक स्मॉल एल्युमिनियम रॉड को लेना है और इसके दो टर्मिनल्स को जो है हमें वायर से कनेक्ट करना है और इसे हॉरिजॉन्टली जो है फ्री सस्पेंड कर देना है, छोड़ देना है एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसके बाद से हमें एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स मैग्नेट यू शेप मैग्नेट को लेना है इस तरीके से कि जो ये रॉड है हमारा वो उसके बीच में हो और उसके दोनों उन जो मैग्नेट है हमारा उसके दोनों पोल्स के बीच में जो है वो हो, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है हमें कि फॉर दिस द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक वर्टिकली बिलो एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव द एल्युमिनियम रॉड, जो उस हॉर्स मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो उस एल्युमिनियम रॉड के ऊपर और उसका साउथ पोल जो है उस एल्युमिनियम रॉड के नीचे होना चाहिए। इस तरीके से हमें जो है इस पूरे जो अरेंजमेंट को करना है, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है कि इस एल्युमिनियम रॉड को हमें एक सीरीज़ में एक बैटरी से एक की से और एक रियो स्टेट से जो है कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद से हमें उस एल्युमिनियम रॉड से जो है उसके सिरों जो एक ए और बी है उसके थ्रू जो है करंट पास करना है। तब हम देखेंगे कि जो रॉड होगा वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी उसमें मूवमेंट होगा, ठीक है। जो रॉड होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो और जैसे ही हम जो है करंट के डायरेक्शन को इन्वर्स कर देंगे तो हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो भी जो है इट इज़ नाउ टुवर्ड्स द राइट, अब ये राइट की तरफ हो जाएगा। पहले जो कि लेफ्ट की तरफ था वो राइट की तरफ हो जाएगा, यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा, क्या इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है कि फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी भी करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड है हमारा वो जो है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से एक फोर्स को जो है वो एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो रिवर्स हो जाता है करंट के डायरेक्शन को चेंज करने पर कंडक्टर में, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को जो है चेंज कर जाती हैं, उसको अपोजिट कर जाती हैं, तो फोर्स का भी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड में अपने थंब को, अपने फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर को, यानी अपने थंब को और अपने इंडेक्स फिंगर को और अपने मिडिल फिंगर को, तीनों को अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर में रखें तो हमारा, और ये माने कि जो हमारा फर्स्ट फिंगर यानी जो कि हमारा जो फर्स्ट फिंगर है हमारे, यानी जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करे और जो कि हमारा मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो जो हमारा थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन को जो है हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा जो है पता कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो है फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स, जिस पर कि जो है जो करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के द्वारा कौन सा जो फोर्स प्रोवाइड होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने पर फोर्स भी हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है।
और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स जो होता है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड के जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसके भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो जो फोर्स होता है वो लेंथ उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लेंथ के भी और कंडक्टर के लेंथ के भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर हम उस कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है वो भी जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखिए फोर्स यहाँ पर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और उस कंडक्टर के लेंथ के तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर कि हमारा कांस्टेंट है तो फोर्स निकालने का ही हमारा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है, BI, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है हमारा उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है, ये हमारे बुक में जो है अच्छे से क्लियरली दिया होगा, तो उससे आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा एक करंट कैरिंग कॉइल है हमारा, इसे ABCD नाम दिया हुआ है, और ये दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं हमारे, और ये रोटेशन का डायरेक्शन यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है कार्बन की ब्रशेज लगी हुई हैं, और यहाँ पे कम्यूटेटर है हमारा, और यहाँ पर बैटरी और स्विच भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये पूरा अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर होता है क्या बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है जिसको कि हम प्रयोग करते हैं उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस सिद्धांत पर वो कार्य करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर हम करंट उसमें प्रोवाइड करते हैं तो उसके चारों तरफ जो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, और जब हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर को जो उस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखते हैं यानी 90 डिग्री के एंगल पे, तो वो जो है एक फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है, यानी उस पर एक जो है फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है उसके पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है। तो पहला हमारा है आर्मेचर कॉइल, ठीक है। तो इसमें एक सिंगल लूप होता है जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना होता है एक रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, इसे हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है हमारा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, ठीक है। जो आर्मेचर होता है वो उस एक मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में होता है, ठीक है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी यहाँ पे जरूरी होता है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर भी जो है थर्ड बहुत मेन पार्ट है उसका इलेक्ट्रिक मोटर का। स्प्लिट रिंग्स लगे हुए होते हैं उसमें, ठीक है। और कम्यूटेटर जो कि एक प्रकार से कम्यूटेटर का काम करते हैं, ठीक है। इसमें दो मेटालिक रिंग्स के दो हाफ्स यानी दो हाफ सर्कुलर मेटालिक रिंग्स होती हैं, ठीक है। और वो दोनों जो है उस आर्मेचर कॉइल के एंड से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और जो कम्यूटेटर होता है वो जो है उस आर्मेचर कॉइल में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करता है। ब्रूसेस भी लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में। तो ब्रूसेस जो होते हैं ये दो कार्बन के ब्रूसेस होते हैं जो कि कम्यूटेटर के अगेंस्ट में लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये जो ब्रशेज होते हैं वो कम्यूटेटर और टर्मिनल बैटरी के बीच का जो है एक कनेक्शन का जो है कॉन्टैक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और उसमें एक बैटरी भी होता है जो कि जो है उस कार्बन ब्रशेज से कनेक्टेड होता है। ये जो है उस आर्मेचर करंट में करंट सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है कैसे काम करता है, ठीक है। तो जब करंट को जो है हम उस कॉइल से पास करते हैं AB और CD आर्म से, तो वो जो है एक मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। और हम उस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा जो हमने अभी पढ़ा उसके द्वारा जो है हम AB में किस डायरेक्शन में फोर्स को जो है हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा ये हम पता लगा सकते हैं कि जो उसमें उस आर्मेचर में जो फोर्स है उसके AB आर्म पर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स को जो है वो एग्जिबिट करता है। और उसके बाद से जो CD है हमारा उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। और ये दोनों फोर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वल अपोजिट फोर्सेज मिलकर जो है उस आर्मेचर में जो है एक 360 डिग्री का रोटेशन होता है, जिससे जो है 180 डिग्री का रोटेशन होता है, जिससे जो है उनमें जो है उनका पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से फिर एक और रोटेशन होता है उनमें उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो कॉइल होता है वो वर्टिकली पोजीशन में जो है वो मूवमेंट कर जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है ऐसे दो मूवमेंट होने से जो है आर्मेचर जो है वो एक 360 डिग्री पे जो है रोटेट कर जाता है, ठीक है। और इसी पोजीशन पे जो कम्यूटेटर और ब्रशेज हैं उनके बीच का जो कांटेक्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और जो करंट की सप्लाई होती है वो कट जाती है। उसके बाद से उस कॉइल के एंड पर जो है कोई भी फोर्स नहीं लगता है, लेकिन कॉइल जो है वो फिर भी जो है रोटेट करता रहता है, क्योंकि उनमें जो मोशन की इनर्सी आ चुकी है, उसमें मोशन की टेंडेंसी आ चुकी होती है, ठीक है। और बार बार जो है ऐसे ही कनेक्शन टूटता रहता है और उसमें जो है मोशन होता रहता है, ठीक है। कम्यूटेटर और ब्रशेज के बीच जो उनके बीच जो है
जैसे ही जो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ कॉइल अंटिल कम्यूटेटर अगेन कम्स इन कांटेक्ट विद ब्रशेस, ठीक है। मतलब कम्यूटेटर जब तक जो है उस ब्रशेस के कांटेक्ट में नहीं आता तब तक जो नास में रोटेशन होता रहता है, ठीक है। और जब वो कम्यूटेटर जो है वो जब ब्रशेस के कांटेक्ट में आता है रोटेशन के बाद, तब जो है जो करंट कैरिंग आर्म होता है AB और CD जो आर्म्स होते हैं उस कॉइल के, वो जो है उनका पोजिशन जो है वो डिस्प्लेस हो चुका रहता है, यानी वो एक दूसरे का स्थान ले चुके होते हैं रोटेशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद से जो फोर्स जो कि AB आर्म पर अब जो है नीचे की डायरेक्शन में लगता है और जो CD में अपर की डायरेक्शन में लगता है, वो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स उन पर लगता है और इससे जो है कॉइल जो है दोबारा रोटेट हो जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। जो DC मोटर होता है उसका कॉइल जो है इसी तरह जो है रोटेशन उसमें कंटिन्यू रहता है सेम डायरेक्शन में, और इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। जो अब कमर्शियल मोटर जो है वो कैसे यूज होता है, उसके क्या कहाँ का यूज है वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। जो कमर्शियल मोटर होता है वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की जगह जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक सॉफ्ट आयरन कोर भी होता है, आयरन का एक पार्ट होता है, ठीक है, आयरन सब्सटेंस, जो कि जो है विच कॉइल इज बाउंड, जिसका जो है वो कॉइल जो है बना हुआ होता है, ठीक है। अब DC मोटर का यूज़ कहाँ पे है वो यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। DC मोटर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये जो दोनों था हमारा पहला दूसरा, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट बताए गए कमर्शियल मोटर के, कि मोटर में जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसका वो आर्मेचर बना हुआ होता है, ठीक है। अब DC मोटर यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक कार्स में, रोलिंग मिल्स में और इलेक्ट्रिक क्रेन्स में यूज़ किया जाता है, लिफ्ट में भी, ड्रिलिंग मशीन में और फैंस में, इन सब में भी जो है यूज़ किया जाता है, हेयर ड्रायर में, ब्लोअर्स में, टेप रिकॉर्डर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ब्लेंडर्स, यानी हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका जो है बहुत ज़्यादा जगह पे जो है यूज है, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।